नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि दोस्तों हमारा जो बुक्स है, जो पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन भारत 2, उस बुक की जो सामाजिक विज्ञान है उनमें जो दोस्तों पुनरावृत्ति नोट्स हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा में आपको यूज़फुल हो सकते हैं। दोस्तों उनमें पाठ 1 की नोट्स हैं, क्लास 10 की हैं। उस पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम सीबीएसई क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पुनरावृत्ति नोट्स। देखिए इस अध्याय जो दोस्तों जो विषय है तो देखिए उनमें क्या क्या है। इस अध्याय में विषय में हमारे लिए नोट्स कौन से अच्छे हैं वो हमको बता दें। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। दोस्तों संसाधनों का वर्गीकरण किस किस बात पर होता है वो आपको बता दें। उत्पत्ति के आधार पर, समापत्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भारत में भू संसाधन, भारत में भू उपयोग पारूप्य, वो सब नोट्स हैं। भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, वो किन किन चीज़ में होता है मृदाओं का वर्गीकरण। तो देखिए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अप्रदन और संरक्षण। देखिए संसाधन। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यानी कि इस टॉपिक पर संसाधन की। तो देखिए संसाधन पर बात करते हैं। तो देखिए संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। साधन किसको कहलाता है? देखिए इसको कहलाते हैं। दूसरा मुद्दा देखिए कौन सा है? संसाधनों का वर्गीकरण। क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए किस किस बात पर होता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार? तो उत्पत्ति के आधार पर। देखिए हमारा पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए तो उनमें क्या है? 2 मुद्दे हैं। कौन सा है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर तो नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। देखिए ठीक है। और आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व आधार पर कौन सा टॉपिक है? वो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर तो देखिए संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार और संचित कोष। ठीक है। आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर। किस चीज़ पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए तो जैव संसाधन जो हमने आगे देखी। तो जैव संसाधन हम कैसे दिखते हैं? तो जो जैव संसाधन हम किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन उसे कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जाति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानों और धातुएं। ठीक है। आगे समाप्ति के आधार पर। क्या है? समाप्ति के आधार पर देखिए तो नवीनीकरण संसाधन, तो उसको क्या कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। ठीक है। अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। ठीक है। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। देखिए तो उसमें क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं, जो मालिक होते हैं निजी व्यक्ति होते हैं। आगे देखिए
स्वामित्व वाले संसाधन देखिए क्या है, तो जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं, उसको कहते हैं। आगे क्या है अगला वाला मुद्दा टॉपिक, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए कौन सा है, तो देख लेते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से यानी कि दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर पर के आधार, अब देखिए कौन सा टॉपिक है, विकास के स्तर पर। कौन सा है? विकास के स्तर के आधार पर। तो देखिए उनमें आता है संभावित संसाधन। तो देखिए संभावित किसको कहा जाता है? वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। आगे देखते हैं टॉपिक, विकसित संसाधन। तो देखिए वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन उसको कहते हैं। किसे कहते हैं? उसको कहते हैं। आगे देखते हैं भंडार। तो देखिए भंडार किसे किया जाता है? संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। आगे संचित कोष। तो देखिए वह संचित कोष किसे कहा जाता है? तो देखिए वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष कहते हैं। आगे देखते हैं संसाधनों का विकास। देखिए किससे? संसाधनों का विकास। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा विश्वास किया जाता है, देखिए क्या है, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। कौन सी समस्या? देखिए पहली वाली, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों को हार्स। आगे समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंटवारा। आगे संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। आगे मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। ठीक है, इसे कहा। आगे देखते हैं संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाया हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। आगे देखते हैं टॉपिक कौन सा है? देखिए संसाधन नियोजन। तो देखते हैं उससे क्या कहते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। कौन सा सोपान है? देखिए क, देश के, कौन सा टॉपिक है? क, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। ख, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल्य और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ग, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। आगे देखते हैं भू संसाधन। देखिए कौन सा? भू संसाधन।
भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवसाय भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है। भारत में भूमि संसाधन देखिए कौन सा है। भारत में भूमि संसाधन कैसे किया जाता है, तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% ऐसा हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। आगे देखिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप्य कौन सा है, देखिए वो देखिए भारत में भू उपयोग प्रारूप्य, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व है, देखिए कौन सा है। भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन की भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो देखिए कौन सी किसने निभाई है, देखिए भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय: वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण। ठीक है। मृदा संसाधन देखिए, तो वो कैसे है मृदा संसाधन। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण: मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, जलोढ़ मृदा। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्व तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों में दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए अब देखिए काली मृदा, तो देखिए वो काली मृदा कहाँ पर है, देखिए वो काली मृदा कहाँ पर है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगड़ मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। आगे देखते हैं, लाल और पीली मृदाएं, देखिए वो कैसे बनी हैं। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में खेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग खेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा, तो कैसे बनती है मरुस्थलीय मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाना जा सकता है।
शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करने खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदियों घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरण और संरक्षण, मृदा अपरण के प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरण के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपरण के मानवीय कारक हैं। मृदा संरक्षण के उपाय: सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना। सारांश: भारत में संसाधन नियोजन 3 सोपान। क, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ख, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल्य और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ग, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। बाद में भू उपयोग प्रारूप देखिए कौन सा है। तो देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भूमि में कमी आई है। प्रतिभूमि, जिस भूमि पर 2-3 सालों में एक फसल ही ली जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बाद में 54% भाग पर खेती है। बाद में राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में। और आगे देखते हैं, बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में बस्तियों, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग। भू संसाधनों का नियमितीकरण, लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग करके निम्न प्रश्न के उत्तर दें। संसाधन नियोजन के 3 सोपान कौन से होते हैं, विवेचना करें। भारत में संपूर्ण भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कब क्यों हो रही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र अधिक है। बंजर भूमि में कौन सा क्षेत्र है। भू संसाधनों के निम्नलिखित में मुख्य 2 कारणों का विवरण कैसे होता है वो आपको बताना है। देखिए उत्तर पहला वाला, क, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। संसाधन विकास योजना लागू करके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। दूसरा, बाद में कुल 93% भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि कितने आंकड़े हैं वो आपको बताना है। दूसरा वाला आंसर उपलब्ध है क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों छोड़कर अन्य प्रांतों में सूची क्षेत्रों बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान एवं चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा दोस्तों, आज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों में शेयर करना है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमारा वीडियो फर्स्ट से अंत तक देख लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।